नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। पहली बार दृष्टिबाधित वकील ने सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम किया पास। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने दृष्टिबाधित न्यायिक अधिकारों कर्मचारियों के लिए पहली बार डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ICT प्रशिक्षण किया आयोजित। हरियाणा में PPP के लिए ताऊ से पूछो चैटबॉट, दिव्यांगों की बनेगी ऑटोमेटिक पेंशन। विकलांग लोगों के लिए MMTS यात्रा हो गई मुफ्त, लेकिन पहुंच में अभी भी हो रही है मुश्किल। सुनेंगे रांची के अरुण की सक्सेस स्टोरी। सुनेंगे गाजियाबाद क्राइम रिपोर्ट। यौन शोषण के बाद दिव्यांग की हत्या, नहर में फेंककर रची साजिश। G20 प्रक्रिया में विकलांग लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अलग समूह बनाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा BMC को बुजुर्गों और विकलांगों के लिए स्काई वॉक में लिफ्ट करनी चाहिए सुरक्षित। छत्तीसगढ़ लखनऊ में 9 करोड़ रुपए का बनेगा दिव्यांग पार्क। 8 महीनों से लंबित है विकलांगों के लिए सहायता। चेन्नई के एग्मोर में सरकारी संग्रहालय विकलांगों के लिए है दुर्गम। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune,
Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे गौरी। आज फिर से आ गया है शुक्रवार का दिन और हम हाजिर हैं आपके लिए आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो लेकर, जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्तों, अभी आपने सुने आज के शो के हेडलाइंस और अब बारी है खबरें विस्तार से सुनने की। तो आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। बुलेटिन की तरफ बढ़ते हुए पहली खबर आज की हम सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पर पहली बार एक दृष्टिबाधित वकील ने सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम पास कर लिया है। दोस्तों, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में पहली बार एक दृष्टिबाधित वकील श्री एन विकास मूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित दिसंबर 2022 एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड AOR एग्जाम सफलतापूर्वक पास कर लिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ही ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दृष्टिबाधित उम्मीदवार ने एक लेखक की मदद से परीक्षा का प्रयास किया और अपने पहले ही प्रयास में सफल रहा है। जी हाँ, इस एडवोकेट ने अपने पहले ही प्रयास में ये कारनामा कर दिखाया है। श्री विकास मूर्ति ने बातचीत में कहा है कि मैं विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल और कानून मामलों के विभाग के सचिव को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। एडवोकेट ने मौजूदा परीक्षण बुनियादी ढांचे में कुछ खामियों की ओर भी इशारा किया, विशेष रूप से उन सवालों की प्रकृति जिनका उम्मीदवारों को जवाब देना था। उन्होंने कहा कि इस पेपर का पैटर्न दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त ही नहीं है, विशेष रूप से पेपर 2 ड्राफ्टिंग और पेपर 4 लीडिंग केसेस। उदाहरण के लिए पेपर 4 एक ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन मुझे केवल +2 ग्रेड का ही लेखक लेने की अनुमति थी। हालांकि मेरा लेखक अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान और मददगार साबित रहा। बिना किसी कानूनी ज्ञान के किसी व्यक्ति को प्रश्न को समझाने और पुस्तक में प्रासंगिक भागों की पहचान करने में कठिनाई होगी। वे आगे कहते हैं कि इसी वजह से किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए ये ओपन बुक परीक्षा एक तरीके से क्लोज्ड बुक एग्जाम बन जाती है। इस तरह पेपर 2 में कानून या ड्राफ्ट तैयार करने की जानकारी के बिना किसी को फॉर्मेट समझाना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, ये अगली खबर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पर ई समिति के ICT क्षमता निर्माण अभ्यास के हिस्से के रूप में विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल पहुंच प्रशिक्षण को न्यायाधीशों और अदालत के कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA नई दिल्ली में 17 और 18 अप्रैल को नेत्रहीन न्यायिक अधिकारों और अदालत के कर्मचारियों के लिए अब तक का पहला डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माने कि ICT प्रशिक्षण आयोजित किया। दोस्तों, हमारी अगली खबर है हरियाणा से। हरियाणा में ताऊ से पूछो नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच सीएम ने 3 और नए पोर्टल्स बुधवार को लॉन्च किए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र माने कि PPP के लिए ताऊ चैटबॉट का लोकार्पण किया। PWD रेस्ट हाउस और हरियाणा भवन बुक करने के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल की सीएम ने शुरुआत की है। दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन के लिए भी पोर्टल बनाया गया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि विधायकों और अन्य VIPs के लिए रेस्ट हाउस में कोटा फिक्स किया गया है। परिवार पहचान पत्र में आ रहे सवालों के लिए वेब बेस्ड चैटबॉट सॉल्यूशन के साथ साथ ताऊ से पूछे व्हाट्सएप बॉट भी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है। लोग इस पर अपने सवाल पूछ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ताऊ से पूछो पर व्हाट्सएप बॉट के जरिए PPP पर पूछे गए सवालों का जवाब घर बैठे ही मिल सकेगा। चैटबॉट से मिल सकेगी हर एक जानकारी।
परिवार पहचान पत्र PPP के संबंध में कोई भी जानकारी चैटबॉट से मिल सकेगी। इस चैटबॉट का नाम ताऊ से पूछो रखा गया है। बुधवार को चंडीगढ़ में इसका शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान नंबर जारी करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की स्थापना की है। विशाल संख्या में लोगों के विभिन्न सवालों के जवाब देना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। इसके समाधान के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण ने वेब बेस्ड चैटबॉट सॉल्यूशंस के साथ साथ ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट बनाया है। सीएम ने कहा कि व्हाट्सएप के साथ साथ इंटीग्रेटेड ताऊ से पूछो नामक एक व्हाट्सएप बॉट नागरिकों के प्रश्नों का तुरंत जवाब देगा। ये सबके लिए आसानी से सुलभ होगा और लोग घर बैठे सरलता से व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकेंगे। इस इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों को जोड़ा गया है। इस प्लेटफॉर्म से नागरिकों के साथ साथ सरकार का समय भी बचेगा। पूछे गए सवालों का विश्लेषणात्मक अध्ययन निश्चित रूप से शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में सहायक साबित होगा। मनोहर लाल ने कहा है कि नागरिक विभिन्न डेटा फील्ड की स्थिति के साथ साथ आय, विवाह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रेशन कार्ड, जाति पेंशन और शिकायतों जैसी सेवाओं के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों को 1 अप्रैल से पास के साथ मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति देने के लिए MMTS ने एक फैसला लिया था, लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की यात्रा करना आसान नहीं बनाया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश PWD के लिए MMTC बसों तक पहुंचना एक अत्यंत कठिन कार्य है। बस स्टॉप के साथ साथ वाहन के डिजाइन में भी घोषणाओं का अभाव है, जो विकलांग लोगों के अनुकूल नहीं है, जिसका अर्थ ये है कि बस यात्रा हालांकि मुफ्त तो बन गई है, लेकिन PWD के लिए मुश्किल बनी रहेगी। शहर में 1,50,000 विकलांग लोग रहते हैं। सूर सिंह सोलंकी डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट, जिनके दोनों पैरों में पोलियो हो चुका है, MMTS बस पर चढ़ने में सक्षम नहीं होने के अपने अनुभव को याद करते हुए बताते हैं कि मुफ्त यात्रा का प्रावधान प्रशंसनीय है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेहद मुश्किल है जो व्हील चेयर से बंधे हुए हैं या ऑर्थो विकलांग है। उन्होंने कहा है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिफ्ट तंत्र होना चाहिए जो एक विकलांग यात्री को बस की आम मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सके। उन्होंने कहा कि एक विकलांग अनुरूप रैंप जो स्वचालित रूप से खुलता है और यात्रियों को बस की सामान्य मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, उचित रहेगा। दोस्तों, साथ ही साथ ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन के महासचिव भूषण पुनानी ने कहा है कि AMTS सेवाओं को PWDs के लिए सुलभ होना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण को PWD के लिए परिवहन के सभी साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि परिवहन के पुराने मॉडल को फिर से तैयार करना होगा। पुनानी ने कहा है कि BRTS नया स्वचालीय स्वर्णिम संकुल, एयरपोर्ट, मेट्रो आदि सभी विकलांगों के अनुकूल है। AMTS समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि अब तक PWDs के लिए 800 पासेस जारी किए जा चुके हैं और 1000 और फॉर्म बांटे गए हैं। पटेल ने कहा कि हम सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करेंगे और कुछ विकलांगता के मामले में हम कंडक्टरों और ड्राइवरों को स्टेशनों की घोषणा करने या PWDs की विशेष मदद करने के लिए निर्देशित करेंगे। अभिनव बिंद्रा ने कहा कि ओलंपिक मूवमेंट से देश में हर बच्चे को होगा फायदा। सुनेंगे पूरी बात। दोस्तों, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया। इस मौके पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बताया कि किस तरह से एथलीट्स और ओलंपिक मूवमेंट खेल के जरिए समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा देश में स्कूली बच्चों को खेल से होने वाले फायदों के बारे में बता रहे थे। अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक ओलंपियन होने के नाते आपको ओलंपिक के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने और अधिक से अधिक युवा लड़कियों और लड़कों को लाभ देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस मिशन को ध्यान में रखते हुए अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ने 1 साल पहले IOC और ओडिशा सरकार के स्कूल और जन शिक्षा विभाग के साथ साझेदारी में भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की।
ओडिशा राज्य के 90 सरकारी स्कूलों में लगभग 50,000 बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। इससे स्कूलों में फिजिकल एक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई है। अभिनव बिंद्रा ने कहा कि इस प्रोग्राम का रिजल्ट और रिएक्शन काफी प्रेरणादायक रहे हैं। इन स्कूलों में फिजिकल एक्टिविटी में 50% से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। कम उपस्थिति वाले सरकारी प्राइमरी स्कूलों में OVEP के सेशन की शुरुआत के 3 महीने के बाद ही छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि देखी गई। जब इसका इंटर स्कूल टूर्नामेंट आयोजित किया गया तो लगभग 60% टीम कप्तान लड़कियां थी। एक स्कूल में OVEP एक विकलांग छात्र को फुटबॉल के मैदान पर लेकर आया। आज वो लड़का अपने जिले का प्रतिनिधित्व करता है। उसका कहना है कि वो जहाँ भी जाता है ओलंपिक वैल्यूज का प्रसार करना चाहता है। दोस्तों, प्रोग्राम में अब मुड़ते हैं रांची झारखंड की ओर। रांची के धुरवा निवासी दृष्टिबाधित शख्स अरुण सफलता का परचम लहराकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। छात्र जीवन में बीमारी की वजह से अरुण की आंखों की रोशनी चली गई थी। इससे अरुण डिप्रेशन में चले गए थे, पर बाद में अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बनाकर उन्होंने ब्रेल लिपि सीखकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद रेलवे में नौकरी हासिल की और अब हजारों दिव्यांगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। संस्था की मदद से दिव्यांगों को कर रहे हैं सहयोग। दिव्यांगों की मदद करने के लिए अरुण ने एक संस्था लक्ष्य फॉर डिफरेंटली एबल्ड को स्थापित किया है, जिसके जरिए वो दृष्टिबाधित लोगों को कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल चलाना सिखा रहे हैं। अब तक सैकड़ों दृष्टिबाधित लोगों को वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसमें कई लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं। उन्होंने एक ई-लाइब्रेरी भी स्थापित की है, जिसके जरिए दृष्टिबाधित लोग आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। अपने जैसे लोगों का जीवन बेहतर करने की उनकी इस पहल को टाटा स्टील ने भी सराहा है। उन्हें सबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अरुण ने रेलवे की ओर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू की। जल्द ही रेलवे में नौकरी पाने में वे सफल हो गए। 5 वर्षों से अधिक समय से वे रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। अपने आर्थिक मोर्चे पर सफलता हासिल करने के बाद अरुण खुश तो बहुत थे, लेकिन उनके दिल में अपने जैसे लोगों के लिए मदद करने का ख्याल शोर मचा रहा था। अरुण ने अपने दिल की सुनी और फिर अपनी एक संस्था बनाई, जिसका नाम है लक्ष्य फॉर डिफरेंटली एबल्ड। इस संस्था का लक्ष्य है दिव्यांगों की मदद करना। इस संस्था के जरिए उन्होंने दृष्टिहीनों का जीवन आसान बनाने वाले उपकरणों तथा शिक्षा दीक्षा में प्रयोग आने वाली चीजों की जानकारी देनी शुरू कर दी। वे दृष्टिहीनों को सिखाते कंप्यूटर चलाना, व्हाट्सएप चलाना, साथ ही साथ ईमेल और फेसबुक चलाने की शिक्षा भी वे देने लगे। बाद में उन्होंने दिव्यांगों को ब्लाइंड क्रिकेट और चेस प्रतियोगिता से भी जोड़ना शुरू किया। अरुण की ये पहल रंग लाई और धीरे धीरे दिव्यांग उनकी संस्था से जुड़ते चले गए। इसके बाद उन्होंने संस्था के जरिए ई-लाइब्रेरी की स्थापना की। अरुण सिंह समाज सेवा में तो आगे है ही, दोस्ती निभाने में भी ये पीछे नहीं है। उनके एक खास दोस्त है सत्यजीत। अरुण जहां आंखों से देख नहीं सकते, वहीं डोरंडा निवासी सत्यजीत पैरों से चल नहीं सकते, पर दोनों की दोस्ती एक मिसाल बन चुकी है। सत्यजीत 4 पहियों वाली स्कूटी चलाते हैं और अरुण इस स्कूटी में पीछे की सीट पर बैठकर घूमते हैं। जब स्कूटी से सत्यजीत उतरते हैं तो हाथों में चप्पल पहनकर उतरते हैं, वहीं अरुण उन्हें सहारा देते हैं। व्हील चेयर पर सत्यजीत को बैठाकर अरुण उन्हें जगह जगह घुमाते हैं। इस दौरान रास्ता सत्यजीत बताते हैं कि अरुण और उनकी दोस्ती 3 साल पुरानी है। एक कार्यक्रम के दौरान वे दोनों मिले थे और दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आया और दोनों पक्के दोस्त बन गए। अरुण धुरवा में रहते हैं और सत्यजीत उन्हें डोरंडा से लेने जाते हैं और अपना काम पूरा करने के बाद ये दोनों जगह जगह घूमते हैं। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है।
28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर हुए एक क्राइम रिपोर्ट के बारे में हम सुनने वाले हैं। गंगा नहर में जिस दिव्यांग किशोर का शव मिला था उसकी हत्या हुई थी। जिनके साथ वो खेलता था वहीं उसे लेकर जंगल में गए थे। वहां 3 युवकों ने उसका यौन शोषण किया। दिव्यांग की हालत खराब हो गई तो तीनों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसके शव को गंगा नहर में फेंककर शोर मचाया गया कि पानी के तेज बहाव में वो डूब गया है। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने NDRF की टीम को भी शव की तलाशी में लगा दिया था। DCP सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि मधुबन बापूधाम थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। उनके नाम है भरत, शिवम और महेश। तीनों दिव्यांग किशोर के घर के पास ही रहते थे। उनकी निशानदेही पर किशोर के कपड़े और कड़ा बरामद हुआ है। जिस लोडर से किशोर के शव को गंगा नहर तक वे ले गए थे उसे भी जब्त कर लिया गया है। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने किशोर के साथ गलत काम किया था। इसके बाद वो बदहवास हो गया था। तीनों को डर था कि उसकी ऐसी हालत देखकर किसी ने पूछ लिया तो उनकी हरकतों का खुलासा हो जाएगा। यही कारण था कि शराब पीने के बाद तीनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। किसी को शक न हो इसीलिए गंगा नहर में उसका शव फेंक दिया और शोर मचाया कि वो डूब गया है। पूरे प्लानिंग के साथ ये वारदात की गई। आरोपियों ने बताया कि किशोर की हत्या के बाद शव को लोडर में लेकर वे गए थे। रास्ते में उसके कपड़े उतारने के बाद वे उसे छोटे हरिद्वार मुरादनगर ले गए। वहां गंगा नहर में शव डालकर शोर मचाया कि उनके साथ आया लड़का तेज बहाव की वजह से गहरे पानी में चला गया है। आसपास के लोग शोर सुनकर जुटे और किशोर को नहर में ढूंढने का प्रयास करने लगे, लेकिन काफी देर तक सफलता नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने NDRF की टीम को अभियान में लगा दिया और फिर 2 दिनों बाद किशोर का शव बरामद हुआ। ऐसे केस में पुलिस पहले तो इसे हादसा ही मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का पता चला तो जांच का रुख दूसरी तरफ किया गया। ACP अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि किशोर तीनों आरोपियों से परिचित था। वो पहले भी उनके साथ खेलने और घूमने गया था। वो बोल और सुन नहीं सकता था। इसी का तीनों आरोपियों ने फायदा उठाया। ऐसे दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए कई क्लासेस चलती हैं। एक्सपर्ट्स के जरिए बच्चों को ट्रेनिंग जरूर दिलाए। पेरेंट्स को भी अलर्ट रहना होगा। बच्चा किसके साथ उठ बैठ रहा है, किसके साथ खेलने जा रहा है, इस पर निगाह रखें। कभी भी संदेह हो तो बच्चे को ऐसे लोगों से दूर करें। दोस्तों, दिल्ली से खबर आती है कि G20 प्रक्रिया में विकलांग लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक अलग समूह बनाया जा रहा है। इस कदम से विकलांगों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। G20 प्रक्रिया के भीतर एक आधिकारिक जुड़ाव समूह
सिविल 20 ने एक स्टैंड अलोन विकलांगता समानता न्याय DEJ की स्थापना की गई है। विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने की चिंताओं को दूर करने के लिए ये समूह कार्य करेगा। भारत की अध्यक्षता में ये कदम G20 प्रक्रियाओं में अब तक का पहला कदम है। सिविल 20 वेबसाइट पर प्रकाश डाला गया है कि DEJ कार्यकारी समूह G20 नेताओं की प्रतिबद्धताओं के भीतर विकलांगता समानता और अक्षमता समावेशन को बढ़ावा देगा। हमारा जोर विकलांग व्यक्तियों 1.3 अरब लोगों या वैश्विक आबादी का 16%, जिनमें से अधिकांश G20 देशों में रहते हैं, की आवाज को आगे लाने पर है। युद्धों, संघर्षों और आपदाओं के कारण तथा उम्र बढ़ने के कारण विकलांग लोगों की आबादी भी बढ़ती जा रही है। DEJ वर्किंग ग्रुप का उद्देश्य विकलांग और गैर विकलांग नागरिक समाज के अनुभवों और विशेषज्ञता को एक साथ लाना है ताकि आर्थिक विकास की व्यावहारिक दृष्टि को आगे बढ़ाया जा सके। कार्य समूह का कहना है कि G20 देशों के लिए कलंक और प्रणालीगत दुर्गमता में निहित बाधाओं से निपटना अनिवार्य है। अनुसंधान से पता चलता है कि विकलांग व्यक्तियों के बीच सार्थक भागीदारी और समावेश की कमी के कारण देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 7% खर्च करना पड़ता है। विकलांग महिलाओं और भेदभाव के कई रूपों का सामना करने वाली अन्य महिलाओं को हिंसा और बहिष्कार का अधिक खतरा होता है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में उनकी सार्थक भागीदारी को कमजोर कर देता है। DEJ वर्किंग ग्रुप के विषयगत फोकस क्षेत्रों में शिक्षा शामिल है, रोजगार, आजीविका, स्वास्थ्य, समावेशी समाज, पर्यावरण और टिकाऊ जलवायु। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। ये समूह पूरे भारत में नीतिगत परामर्शों की मेजबानी करेगा और निःशक्त व्यक्तियों को तथा जमीनी स्तर, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के विशेषज्ञों से सिफारिशें एकत्र करेगा। इस कदम का स्वागत करते हुए विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता निधि अशोक गोयल, जो DEJ कार्य समूह की राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि नीति निर्माता हमारे बारे में नहीं सोचते हैं तो विकास न समावेशी होगा न ही टिकाऊ। ये समय है कि विकलांग व्यक्तियों को दया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के रूप में देखा जाना चाहिए जो समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। नेत्रहीन महिला गोयल गैर लाभकारी संगठन राइजिंग फ्लेम की कार्यकारी निदेशक है, जो महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए काम करती हैं। दोस्तों, आइए अब आपको ले चलते हैं मुंबई की तरफ। यहाँ पर उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि स्काई वॉक का उपयोग करने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए BMC को वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए स्काई वॉक के दोनों सिरों पर मैकेनाइज्ड वॉकवे के साथ साथ लिफ्ट भी स्थापित करनी होगी। BMC को प्रौद्योगिकी में सभी आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने बांद्रा पूर्व में स्काई वॉक की मांग वाली एक याचिका का निस्तारण किया और BMC की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि स्काई वॉक का जीर्णोद्धार कार्य 15 महीनों में पूरा किया जाएगा। भविष्य में सभी स्काई वॉक में BMC को यात्रियों के लिए इन्हें और अधिक मजबूत और फायदेमंद बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार करना होगा। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और RN लड्डा की हाई कोर्ट खंडपीठ ने ये आदेश पारित किया है। HC ने कहा कि HC कर्मचारी से वकील बने बांद्रा निवासी KPP नायर की याचिका ने बांद्रा रेलवे स्टेशन को पूर्वी तरफ म्हाड़ा अंत की ओर जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज की अनुपलब्धता पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यात्रियों के लिए बांद्रा रेलवे स्टेशन से BKC की ओर चलने के लिए केवल एक ही फुटपाथ मौजूद है। ये खंड एक जंक्शन का सामना करता है जिसमें भारी यातायात का प्रवाह होता रहता है, क्योंकि पैदल चलने वालों को भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पार करना पड़ता है। नायर ने कहा कि फुटपाथ पर हमेशा भीड़ रहती है। हाई कोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षित फुटपाथ या वॉकवे की अनुपलब्धता के कारण होने वाली कोई भी दुर्घटना नागरिकों को संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की राशि होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मध्य और पश्चिमी रेलवे और मेट्रो ने एस्केलेटर सहित कई रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की व्यवस्था पहले से ही की है।
बीएमसी को इस पर विचार करने के लिए कहते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि मुंबई में अपने आने जाने के जीवन को और अधिक आसान और आरामदायक बनाने के लिए यात्रियों को आधुनिक तकनीक का लाभ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि हमें यकीन है कि हमारे द्वारा उजागर किए गए ऐसे पहलुओं पर MCGM द्वारा अन्य सभी प्राधिकरणों के परामर्श से विचार किया जाएगा और ध्यान में रखा जाएगा ताकि न केवल प्रस्तावित स्काई वॉक बल्कि शहर में मौजूद सभी स्काई वॉक्स को उनके सर्वोत्तम आदर्श रूप में लाया जा सके। बीएमसी के अधिवक्ता करण भोसले ने इस समय कहा कि अनुबंध की तारीख के 15 महीने के भीतर ही स्काई वॉक की बहाली का काम पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। दोस्तों आइए अब मुड़ते हैं लखनऊ की तरफ। लखनऊ में CG सिटी में बनने जा रहा है दिव्यांग पार्क। इसमें शामिल होगा अंडर वाटर ट्रेडमिल, रेजिस्टेंस जेट, एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और साथ ही साथ हाइड्रोथेरेपी कंसल्टेशन सेंटर। लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा मंगलवार को 9.16 करोड़ रुपए के बजट से देश में अपनी तरह का पहला पार्क स्थापित करने का टेंडर जारी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि एक बार ठेकेदार और बुनियादी ढांचा तैयार करने वाली उपयुक्त एजेंसी को पहचानने के बाद पार्क को पूरी तरह चालू होने में 10 से 12 महीने का अवधि लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि चक गजारिया में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी साइट के निकट ही विकसित होने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए ये पार्क 10 एकड़ की चौड़ी भूमि में बनाया जाएगा। हालांकि हाल ही में विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर में दिव्यांग पार्क स्थापित किए गए हैं, लेकिन लखनऊ पार्क में जिन तत्वों को पेश किया जाएगा वे केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित 21 तरह के विकलांगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। पार्क में ऐसे बच्चे और वयस्क व्यक्तियों के माता पिता दोनों के लिए भी कुछ न कुछ मौजूद होगा। लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज सिंह ने बताया है कि माता पिता और प्राथमिक देखभाल करने वालों के लिए परामर्श सत्र और परामर्श सेवाएं भी आयोजित की जाएंगी। हम पार्क में पेशेवरों की एक टीम ढूंढेंगे और नियुक्त करेंगे जो देखभाल करने वालों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उपचार योजनाओं को उचित रूप से लागू किया जाता है और बच्चा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहता है। पार्क केवल विकलांग बच्चों और उनके केयरटेकर्स के लिए खुला होगा। इसके लिए शुल्क सुविधा बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद तय की जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि अभिभावकों से वाजिब फीस ली जाएंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि बच्चों के खेल और आउटडोर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट, स्केटिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, प्ले एरिया, एम्फी थिएटर और ओपन एयर जिम स्थापित किया जाएगा। साथ ही बच्चों के शैक्षिक अनुभव को समृद्ध करने के लिए एक संवेदी क्षेत्र और सुगंध वाले पौधे, ध्यान और योग केंद्र, फिजियोथेरेपी शैक्षिक प्रशिक्षण और हाइड्रोथेरेपी विकल्प प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों आइए अब मुड़ते हैं त्रिची की ओर, जहां पे RTI एक्टिविस्ट टीम तंजावुर जिले के सदस्यों ने राजस्व अधिकारियों से पिछले 8 महीनों से लंबित विकलांग लोगों के लिए मासिक नकद सहायता को वितरित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने अधिकारियों से मासिक शिकायत दिवस बैठक बुलाने का भी आग्रह किया है। कुंभकोणम RDO पूर्णिमा के प्रतिनिधित्व में संगठन के अध्यक्ष स्वामी मलई S विमलनाथन और सचिव एलंगोवन ने कहा कि जुलाई 2022 से सहायता का भुगतान न करने से हजारों सरकारी अधिसूचित लाभार्थी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री MK स्टालिन को वर्तमान विधानसभा सत्र के दौरान एक पैर वाले विकलांग लोगों को भी जोड़ने वाले पहियों से पेट्रोल स्कूटर प्रदान करने के लाभ की घोषणा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 2016 के अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा ठीक से नहीं समझा गया है। इसके कारण विकलांग लोगों के लिए लाभ के वितरण या इनकार में देरी हुई है। इसलिए अधिकारियों, विकलांग व्यक्तियों और आम जनता के साथ जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। दोस्तों शो में अब आपको ले चलते हैं चेन्नई की ओर, जहां शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक एगमोर में
सरकारी संग्रहालय आगंतुकों के एक वर्ग के लिए दुर्गम बन चुका है। पीडब्ल्यूडी द्वारा पिछले साल 2 करोड़ खर्च करने के बावजूद, इसे सुलभ बनाने और सुलभ भारत अभियान के तहत इसे बढ़ावा देने के बावजूद इसके ये हाल है। नृविज्ञान गैलरी में बहुत अधिक विज्ञापित सीडी बंद है और बहुत ही कम रैम्प्स मौजूद है। ये भवन फुटपाथ से जुड़ा हुआ भी नहीं है। न्यूमिस्टिक गैलरी में दूसरी मंजिल पर रैंप या लिफ्ट भी मौजूद नहीं है। बच्चों के संग्रहालय वाला तहखाना दुर्गम है। सड़कें व्हीलचेयर के अनुकूल नहीं है क्योंकि तूफानी जल निकासी कवर में रेलिंग होती है जहां पर पहिए फंस सकते हैं। रोड्स रैंप की सही चौड़ाई के मुताबिक भी नहीं है। केरल के एक दंपति जोमी जॉन जोसेफ और उनकी पत्नी मोरेली रॉय जो शुक्रवार को यहां आए थे, उन्होंने निदेशक को एक लिखित शिकायत दी है और कार्रवाई का दावा किया गया है। सहायक निदेशक वेटेरी पीरा पंडियन ने कहा कि शुक्रवार को सुविधाओं के प्रबंधन और अनलॉकिंग के प्रभारी एजेंसी लगभग 40 सदस्य अनुपलब्ध थे। उन्होंने कहा कि सोमवार से सभी उपलब्ध होंगे। जोमी जॉन जोसेफ, जिन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट है, उन्होंने कहा कि वो स्वतंत्र थे और अपनी कार चलाते थे। जब दुर्गमता के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने मुझे ऊपर उठाने की पेशकश की। इसके बजाय उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसर और भवन सुलभ हो। यदि वो ऐसा होने का पहले से दावा कर रहे हैं तो वो अपने दावे का सच परख सकते हैं। मोरेली राय ने कहा है कि टिकट काउंटर ने उन्हें बहुत परेशानी दी। म्यूजियम में पार्किंग के पास एक काउंटर बना हुआ है जिसके पास बने रैंप को सरकारी वाहन ने जमा कर दिया। तब सड़कें सुरक्षित नहीं थी क्योंकि नालियों में खुली रेलिंग्स थी। रैंप वाली कई इमारतों में कोई रास्ता नहीं था कि हम तब तक चढ़ सके जब तक कोई हमें उठा न ले। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। पहली बार दृष्टिबाधित वकील ने सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम किया पास। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने दृष्टिबाधित न्यायिक अधिकारों कर्मचारियों के लिए पहली बार डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ICT प्रशिक्षण किया आयोजित। हरियाणा में PPP के लिए ताऊ से पूछो चैटबॉट, दिव्यांगों की बनेगी ऑटोमेटिक पेंशन। विकलांग लोगों के लिए MMTS यात्रा हो गई मुफ्त, लेकिन पहुंच में अभी भी हो रही है मुश्किल। सुनेंगे रांची के अरुण की सक्सेस स्टोरी। सुनेंगे गाजियाबाद क्राइम रिपोर्ट। यौन शोषण के बाद दिव्यांग की हत्या, नहर में फेंक कर रची साजिश। G20 प्रक्रिया में विकलांग लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अलग समूह बनाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा BMC को बुजुर्गों और विकलांगों के लिए स्काई वॉक में लिफ्ट करनी चाहिए सुरक्षित। छत्तीसगढ़ लखनऊ में 9 करोड़ रुपए का बनेगा दिव्यांग पार्क। 8 महीनों से लंबित है विकलांगों के लिए सहायता। चेन्नई की